Hello students, how are you all? Today we are going to start our last topic of linear regression, that was coefficient of determination. Now this is the last topic of chapter linear regression. So let us start. Now what do you mean by coefficient of determination? अभी तक यहाँ पे आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करते थे, लीनियर रिग्रेशन आप फाइंड करते थे अभी तक. अब आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है. इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें. अब रिग्रेशन लाइन तक तो आपको जैसे हम सॉल्व करते थे फॉर्मूला से वैसे ही सॉल्व करना है. अब यहाँ पे वाई कैप जो है उसको एस्टिमेट करना है. वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, जो कि हम अभी तक लीनियर रिग्रेशन में फाइंड करते थे एस्टिमेटेड वैल्यू. आपको उसी तरीके से पूरा सम्स कैलकुलेट करना है. नव यहाँ पे रिलायबल वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड रिलायबल वैल्यू? रिलायबल वैल्यू मतलब क्या? वाई कैप इज इक्वल टू क्या? रिलायबल वैल्यू. रिलायबल वैल्यू मतलब कुछ नहीं, बहुत इजी है. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं रिलायबल वैल्यू. अगर फाइंड करने बोले मतलब आपको क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको फाइंड करना है. अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिनोट किसके करते हैं? कैपिटल आर स्क्वायर से. कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर. और हम स्मॉल आर किसको बोलते थे? लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा. लास्ट चैप्टर में ये हम आर जब सॉल्व करते थे तो ये लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट बन जाता था. तो सिंपली जो आर का स्क्वायर है मतलब वो कैपिटल आर बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन में फॉर्म होने के बाद. तो इसको कैपिटल आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं. तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कुछ नहीं है, बस यही है. तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 to 1 के बीच में रहेगा. बिकॉज अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर आए, आपका कोई भी नेगेटिव नंबर होता है आर में, सपोज फॉर एग्जांपल आर इक्वल्स टू -7 आ गया अगर आपका, ओके, आर इक्वल टू -7, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर बन के, बिकॉज आर का हमें स्क्वायर करना होता है. तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 49. मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 49. या ये तो मैंने ऐसे ही इंटीजर लेके बताया. अगर मैं इसको डेसिमल में लेके बताऊँ 0.5, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे 0.5 का, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 0.25. 0.25 आएगा, विच वॉज वेरी क्लोजेस्ट टू 0. ओके, ज़्यादा भी क्लोज नहीं, ज़्यादा भी फार नहीं. मतलब 0.25 मतलब 0.50 के इनसाइड आ रहा है ये. ओके, तो अब इसका इंटरप्रिटेशन जानते हैं. तो आर क्या है? 0.1 के बीच में आ रहा है ये 0.25. तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे. अब देखते हैं इसका एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे रिलायबल है कि नहीं. रिलायबिलिटी जानने के लिए हमें यहाँ पे 3 इंटरप्रिटेशन इसके गिवन है, वो 3 इंटरप्रिटेशन जानने पड़ेंगे. तो मैं बताती हूँ अभी कौन सा इंटरप्रिटेशन है वो. स्टूडेंट्स, ये रहे वो 3 इंटरप्रिटेशन. आप देख सकते हो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to 1 लिखा है यहाँ पे. ओके, 0 to 1 मतलब मैंने अभी एग्जाम्पल बताया 0.5 का. 0.5 का जो एग्जाम्पल मतलब 0.5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 0.25, विच इज़ वेरी नियरेस्ट, नॉट वेरी नियरेस्ट बट नॉट सो फार. तो ये क्या है? 0.50 के अंडर लाई करता है. तो ये मैं आपको बताती हूँ थियरी में. देखो, इफ़ पहला इंटरप्रिटेशन ये फर्स्ट, इफ़ आर स्क्वायर इज़ लेस देन 0.5. 0.5 मतलब 0.50, 0.50. तो 0.50 से कम का अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन हो तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या बोली जाती है? नॉट रिलायबल. तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, क्या वो 0.5 से कम है? यस. 0.25 क्या है? 0.5 से कम है. तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि दिस एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ नॉट रिलायबल.
ओके, समझ में आया अब आपको? सेकेंड इंटरप्रिटेशन, if r square is equal to 0.5 then no comments can be made on reliability. अगर एग्जैक्ट 0.5 आ गया आर स्क्वायर, मतलब 0.5 ही आ गया, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम ना तो उसको रिलायबल बोल सकते हैं, ना कि नॉट रिलायबल बोल सकते हैं। इसमें कुछ भी केस हो सकता है ये केस में। तो इसको हम इस केस में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि रिलायबल है या नहीं है। नाउ थर्ड, इफ़ आर स्क्वायर इज क्लोजर टू 1, मतलब वेरी क्लोजर आंसर आए अगर 1 के। सपोज अगर यहाँ पे स्क्वायर करके कोई भी एक डेसिमल है उसको स्क्वायर करके मेरा आंसर आया 0.97, ओके, या 0.98, कुछ भी मेरा अगर आंसर आता है तो ये 0.98 किसके क्लोज़र है? 1 के क्लोज़र है, ओके। तो मैं इसको क्या बोलूँगी कि एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ रिलायबल। मतलब कोई भी आपको आर स्क्वायर अगर आपका 1 के नियरेस्ट है, नियरेस्ट वाला डिजिट होता है, डेसिमल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ रिलायबल। तो स्टूडेंट्स ये तीन ही चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो इसको हम अब प्रैक्टिकली समझते हैं बाय एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल लिया है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 14, जिसके थ्रू मैं आपको ये वाला सम समझाऊंगी। ओके, तो तीन चीज़ आपको यहाँ पे मेन याद रखनी है कि अगर आर स्क्वायर लेस देन 0.5 हुआ तो एस्टिमेटेड वैल्यू नॉट रिलायबल। अगर आर स्क्वायर 0.5 के इक्वल रहा तो कोई कमेंट नहीं होगा, इधर वो रिलायबल हो सकता है, इधर वो नॉन रिलायबल भी हो सकता है, तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। और थर्ड कि आर स्क्वायर क्लोजर टू 1, मतलब कोई ऐसी डिजिट आ जाती है जो वेरी क्लोजर टू 1 होती तो एस्टिमेटेड वैल्यू रिलायबल कही जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ याद रखनी है। अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 14। ओके, तो स्टूडेंट्स ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। इन ऑर्डर to study the relationship between the density of population and the number of persons suffering from skin diseases, the following information is obtained for 6 cities regarding their density of population per square kilometer and persons suffering from skin disease per 1000. डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है? x, और नंबर ऑफ पेशेंट क्या है? y। यहाँ पे x y दोनों हमें वेरिएबल गिवन है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने जो सॉल्यूशन किया है, सबसे पहले हम वही सॉल्यूशन से देखेंगे। तो यहाँ नीचे क्या लिखा है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x की हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज इफ़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज़ 15,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये हमें फाइंड क्या करना बोला है? एस्टिमेट करने बोला है, मतलब y कैप। तो ये हमारा x हो जाएगा, कैपिटल X इक्वल्स टू 15,000। नाउ यहाँ पे उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि एग्जामिन द रियलेबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। स्टूडेंट रियलेबिलिटी जहाँ पे गिवन होती है ना, उस सम्स में हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना होता है। इतना याद रखो कि रियलेबिलिटी अगर गिवन हो तो हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना होगा आगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक का ही गिवन होता आपको तो आप सिर्फ रिग्रेशन लाइन फाइंड करके इनफ, देन कुछ नहीं फाइंड करते। ओके, अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा गिवन होता है तो सबसे पहले हम मीन बार फाइंड करते हैं। मतलब मीन फाइंड करते हैं, मतलब एक्स बार और वाई बार दोनों वेरिएबल का मीन। तो एक्स बार वाई बार देख सकते हो आप, हमारा आया 1541 और वाई बार हमारा कितना आया 63.33। So we can see that values of variable x are multiplied of 500 and that of variable y are of 10. So by taking a equals to 15,000 and b equals to 60, cx equals to 500, cy equals to 10। अब ये मैं बताती हूँ कि क्या है। आपको पहले मीन मिल गया, यहाँ पे दोनों डेसिमल में है, तो देखते हैं कि कौन से फॉर्मूला से इन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पे आपको डेटा गिवन है सॉल्व करके, तो इन लोगों ने यूवी मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया है और चेंज ऑफ स्केल दोनों किया है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब एज्यूम मीन मेथड से, तो ये भी चेंज किया है
और यहाँ पे नीचे डिवाइड में जो लेते हैं, जो 500 और 10 लिया है वो क्या होगा, हमारा ओरिजिन। और ये हमें कहाँ से मिलता है, हमें जो ए और बी हम लेते हैं वो तो हमें मिलता है अज्यूम मीन से, जो हम मीन फाइंड करते हैं वहाँ से हम नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं। और जो नीचे डिवाइड में लिखा है वो हम कहाँ से अज्यूम करते हैं, यहाँ से, इसके डेटा से। तो आप देख सकते हो कि एक्स में सारा 1000 में गिवन है, 1000 या 500 के डिस्टेंस पे गिवन है। तो यहाँ पे क्या ले लिया, 500 ले लिया स्केल, और यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिख रहा है तो यहाँ 10 का स्केल ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, यू वी। हम यू वी मतलब यू और वी का दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लास्ट हमारा आंसर आएगा 22। देन हमें फाइंड करना है यू स्क्वायर। यू स्क्वायर फाइंड करेंगे हम, लास्ट आंसर आएगा हमारा 139। वी स्क्वायर यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, बिकॉज यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। रिग्रेशन फाइंड करते वक्त आप वी स्क्वायर स्किप कर सकते हो, इसको चलेगा, बट यहाँ पे हमें चाहिए होगा बिकॉज हमें कोफिशिएंट भी फाइंड करना है डिटर्मिनेशन का। सो वी स्क्वायर फाइंड करना है, इसमें मत भूलना, स्किप मत करना इसको। ओके, सो यहाँ पे वी स्क्वायर हमारा आएगा 30। ओके, और यू वी आएगा 5 और 2। अब इसको देखते हैं कि आगे फॉर्मूला में किस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, तो फॉर्मूला हमारा जो पहले लीनियर रिग्रेशन का था वही होगा। ओके, तो वही फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगाया है, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी होल डिवाइडेड बाई एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी वाई अपॉन सी एक्स। सी वाई अपॉन सी एक्स मतलब चेंज ऑफ स्केल, जो हमने स्केल चेंज की है वो वाई और एक्स की। तो सारी वैल्यूज़ हम पुटअप करते हैं तो हमें आंसर कुछ मिलता है b इक्वल्स टू 0.003। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रही हूँ बिकॉज आपको स्टेप सब अच्छे से याद है, इतने सारे सम्स किए हैं तो पहले भी। ओके, सो मैं डायरेक्टली इसको बता रही हूँ। अब देखते हैं इसके एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले a फाइंड करना पड़ेगा, तो a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स, जो कि आपको पता है। तो मैं सारी वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद सॉल्यूशन करके अगर आंसर फाइंड यहाँ पे किया है a इक्वल्स टू 17.08। अब हमें कौन सी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, y ऑन x। सो y ऑन x रिग्रेशन लाइन फाइंड करने का फॉर्मूला है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब हमारे पास a भी है, b भी है और x हमें गिवन है 15,000 क्वेश्चन में। आपको मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन में कि एस्टिमेटेड वैल्यू जब हम लेंगे तो x क्या लेना है, 15,000। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 62 देख सकते हो 62.08। यहाँ पे आंसर क्या आया इसका, 62.08। अब यहाँ पे सो व्हेन द डेंसिटी ऑफ सिटी इज़ 15,000 देन अप्रॉक्सीमेटली 62.08। अगर इसको कोरिलेट किया मतलब पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम स्किन, तो इसको राउंड ऑफ करके आंसर क्या आया, 62 फ्रॉम स्किन डिजीज। नाउ रिएबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल कैन बी एग्जामिन बाय कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर स्क्वायर। अब हमें लास्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, इसमें एक यही स्टेप अलग है लास्ट का, जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए फाइंड करते हैं। यहाँ तक का जो सम्स है स्टूडेंट्स, यहाँ तक का सम्स एकदम हम लीनियर रिग्रेशन जो फाइंड करते थे वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आएंगे अब, देखते हैं अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसके बाद का स्टेप कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद के स्टेप में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आर स्क्वायर मतलब आपका लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो लास्ट चैप्टर था वो लास्ट चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको आपको सिर्फ स्क्वायर करना है, होल फॉर्मूला का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यूवी वाले मेथड से किया है शॉर्टकट मेथड, तो मैंने यूवी वाला मेथड यहाँ पे इन्होंने लिखा है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू टू दी होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना है कि हमें ओनली यू का नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं जिसमें कि आर रहता है, और आर फॉर्मूला किसका रहता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। सो हमें यहाँ पे वी स्किप नहीं करना है, साथ में फॉर्मूला पूरा लिखना है और उसको क्या करना है, पूरा होल स्क्वायर। देख सकते हो आप यहाँ पे होल स्क्वायर किया है।
अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, सारी वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे फॉर्मूला में और होल स्क्वायर करने के बाद हमारा आंसर आएगा r² इक्वल टू 0.10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.10 जो है वो वेरी नियरेस्ट टू ज़ीरो के नियरेस्ट है 0.10। ओके, तो हमारी 3 इंटरप्रिटेशन थी। एक जो थी वो r इज़ लेस देन 0.5, दूसरी थी r इज़ इक्वल टू 0.5 एंड तीसरी थी r इज़ इक्वल टू r इज़ वेरी क्लोज़र टू, सॉरी 1 मिनट, r इज़ वेरी क्लोज़र टू 1। ओके, तो ये 3 इंटरप्रिटेशन में अब देखते हैं यहाँ पे कि ये कौन सा वाला इंटरप्रिटेशन रिलायबल है कि नहीं है। तो 0.10 अगर नियरेस्ट है यहाँ पे तो ये वेरी क्लोज़र टू 0 है, तो ये 0.5 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिलायबल। ओके, तो r² इज़ नॉट रिलायबल फॉर दिस रिग्रेशन मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना ही सम्स है सिर्फ, इसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है और एकदम इजी सा सम्स है, बस इतना ही स्टेप आपको याद रखना है, कोई न्यू फार्मूलाज भी याद रखने नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं और एक इलस्ट्रेशन आपको बताना चाहती हूँ जो कि इलस्ट्रेशन 21, ये आपके शॉर्ट सम्स है। ओके, इतने ही, ये शॉर्ट सम्स जो है वो काफ़ी टाइम बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं लास्ट ईयर भी, तो ये इम्पॉर्टेंस है। तो देखते हैं, ये 4 ही शॉर्ट सम है, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। तो वेरी फर्स्ट, इफ़ by(x) इक्वल टू 0.8, u इक्वल्स टू x माइनस 15 एंड y इक्वल्स टू y माइनस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ BVU। अब यहाँ पे हमें BVU फाइंड करना है। जो BVU फाइंड करने का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, चेंज ऑफ स्केल नहीं किया है। तो देखते हैं कि BVU फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। सो वेरी फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ u इक्वल्स टू x माइनस a एंड v इक्वल्स टू y माइनस b, देन by(x) इक्वल्स टू BVU। अगर u और v ये होता तो by(x) क्या बन जाता है, BVU इक्वल होता है। तो इफ़ u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन cx एंड v इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन cy, देन by(x) इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है BVU मल्टीप्लाई बाई cy अपॉन cx। ये 2 आपके मेन फार्मूला है जो आपको शॉर्ट सम्स के लिए, लीनियर रिग्रेशन के लिए याद रखने हैं। तो अगर आपको सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन दिया होगा तो आपका जो by(x) दिया होगा वो इक्वल हो जाएगा BVU के, या फिर BVU दिया होगा तो वो इक्वल हो जाएगा by(x) के। अगर आपको चेंज ऑफ स्केल भी गिवन होगी तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा BVU मल्टीप्लाई बाई cy अपॉन cx। cy और cx हमारा चेंज ऑफ स्केल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वेरी फर्स्ट हमें क्या गिवन था, u एंड v गिवन था, जिसमें ओनली चेंज ऑफ ओरिजिन किया था, चेंज ऑफ स्केल नहीं किया था। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला by(x) इक्वल्स टू BVU जो कि इक्वल है, तो हमें BVU तो by(x) तो पहले से गिवन था 0.85, तो ये क्या हो जाएगा, BVU भी इक्वल हो जाएगा उसके, तो मतलब BVU भी क्या आ गया हमारा 0.85 फॉर्मूला के थ्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। ओके, सेकेंड, इफ़ u इक्वल्स टू x माइनस 5 अपॉन 3 एंड v इक्वल्स टू y माइनस 8 अपॉन 5 एंड by(x) इक्वल्स टू 0.9, फाइंड द वैल्यू ऑफ BVU। अब BVU यहाँ पे वापस से फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इसी तरीके से फाइंड करेंगे। आपको 2 फार्मूला मैंने बताया, तो यहाँ पे अब चेंज ऑफ स्केल भी गिवन है, तो ये सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, ये फार्मूला लगेगा BVU इज इक्वल टू BVU मल्टीप्लाई बाई cy अपॉन cx, ये फार्मूला लगेगा। ओके, देखते हैं इसको सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या गिवन है, देखो, सिंस u इक्वल्स टू x माइनस 5 अपॉन 3 जो कि फॉर्मूला है x माइनस a अपॉन cx, और v इक्वल्स टू y माइनस 8 अपॉन 5 जो कि फॉर्मूला है v का y माइनस b अपॉन cy। तो cx और cy हमारा क्या हो गया, cx हो गया हमारा 3
और सी वाई हमारा क्या हो गया 5। ओके, तो अब यहाँ पे बी वाई एक्स फाइंड करना है। तो बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही दिखाया, क्या है फॉर्मूला, बी वी यू मल्टीप्लाई बाई सी वाई अपॉन सी एक्स। अब हमारे पास सी वाई भी है, सी एक्स भी है। अब हमें सिर्फ फाइंड क्या करना है, बी वी यू हमें फाइंड करना है सिर्फ। तो बी वी यू हमारे पास है ऑलरेडी 0.9 गिवन है, बिकॉज बी वी यू इज इक्वल टू बी वाई एक्स। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँ, मतलब बी वी यू यहाँ पे लेके जाऊँ और बी वाई एक्स को यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो ये रेसिप्रोकल होके बी वाई एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सी वाई अपॉन सी एक्स, मतलब सी एक्स अपॉन सी वाई बन जाएगा, सी एक्स अपॉन सी वाई। पहले क्या था, सी वाई अपॉन सी एक्स। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे 0.9 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई, अब मल्टीप्लाई में गिवन है ओरिजिन और स्केल यहाँ पे किया हुआ है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपको आंसर दिया है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड में लाने के लिए आपको नीचे 1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा दोनों स्केल को, तो 1/5 एंड 1/2 हो जाएगा। सिंपली हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे, और अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल सी एक्स अपॉन सी वाई। तो हमारा सी एक्स क्या था 1/5 एंड सी वाई क्या था 1/2। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इंटू डिवाइडेड बाई 1/2, तो आंसर आएगा हमारा 1.6 इंटू 2/5, ओके, इज इक्वल टू 0.64। लास्ट आंसर आएगा हमारा 0.64। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है जो आपको गिवन है, उसमें के सारे सम्स जितने हो सकते हैं उसको करना है, प्रैक्टिस करना है, और शॉर्ट सम्स भी प्रैक्टिस करना है। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी सम्स को कैलकुलेट करने में, और आपको समझ भी आएगा, आप इस चैप्टर से यूज टू हो जाओगे। ओके, बहुत जल्दी हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।